मॉडल वैलिडेशन के एग्जांपल समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कस्टमर क्रिएट करके देखता हूँ। तो हम लोग तो कस्टमर का क्रिएट का फॉर्म बना के रखे, तो वो कस्टमर के क्रिएट के फॉर्म में अभी विदाउट वैलिडेशन में रन करूँगा, फिर विथ वैलिडेशन रन करके हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट क्या गिरता है। और कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, काम थोड़ा सी करना है, लेकिन इंटरनली समझना बहुत ज़रूरी है उसको कि क्या होता है, क्योंकि इंटरनली जो होता है वो चीज़ इंटरव्यू में पूछते हैं वो लोग, एक्चुअली वो चीज़ पूछते हैं। ये वो चेंज कर दिया ना मैंने। समझा क्या? ये राउट के पीछे बहुत मेहनत किया था ना उस दिन। क्या क्या चेंज करना था? आ गया? पास एट द रेट अंडर स्कोर यूजर नेम केस सेंसिटिव होता है। इसको थोड़ा फैंसी बना सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड में कोई बड़ी सी इमेज डाल के, ये लॉगिन को इधर शिफ्ट करके उधर साइड इधर फेसबुक वाले ने बनाया है, तो लॉगिन का यूजर नेम ऊपर डाल दिया, नीचे पूरा फेसबुक का वो कनेक्टिविटी का इमेज, कस्टमर, न्यू कस्टमर। तो मैं ऐड करता हूँ नबील नाज, व्यू फिर नेट बंद है, फिर मसला। चलो आज मैं बना देता हूँ, आज मैं अपने इंटरनेट से बता देता हूँ क्या। इधर पे वैल्यू फिल होना चाहिए एक्चुअली, मैं उसके लिए किया हूँ। नेट चालू ही नहीं है। ये रिक्वेस्ट जो फायर करता है वो कौन सी है, एजेक्स रिक्वेस्ट है, और इंटरनेट जो है मेरा मोबाइल का स्लो, तो वो थोड़ी देर के बाद में भी आ सकता है। जब तक मैं एडिट कर देता हूँ जाके, अदर लिख के आगे तो बढ़ूँ। चलो ऐसी वैलिडेशन एरर बता देता हूँ, वो भी एक वैलिडेशन एरर है, जैसे सेलेक्ट नहीं हुआ और मैं सबमिट किया, तो वो भी वैलिडेशन में उसके लिए भी किया नहीं हूँ, लैंडमार्क भी ऐड कर देता हूँ। तो
ईमेल आईडी में मैं कुछ तो अलग ही कुछ लिख दिया, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर में भी कुछ रॉन्ग वैल्यू डालता हूँ मैं। हम्म, देखो एरर आया, इधर देखो एरर, वो यूआरएल शायद नहीं चल रहा है अभी, एपीआई वाला। ये नहीं, ये तो नहीं, ये वाला नहीं है, ये है देखो, ये यूआरएल है। एपीआई जियो नेम्स डॉट ओ आर जी पोस्टल लुकअप, ये यूआरएल है। फोटो, हाँ वो पोस्टल लुकअप जो है वो चल नहीं रहा है, तो एरर नेम नॉट रीजन, मतलब ये बंद हो गया क्या? नहीं वो नहीं है, मेरा नेट तो चालू है। अरे ये देखो डेली लिमिट एक्सीड हो गई, द डेली लिमिट ऑफ 3000 क्रेडिट फॉर द डेमो हैज़ बीन एक्सीड, प्लीज़ यूज़ एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक अकाउंट, डू नॉट यूज़ डेमो अकाउंट फॉर दैट एप्लीकेशन। तो वो थोड़ी देर के बाद चलने लगता है, ऐसा देता है तो समझने का चलेगा थोड़ी देर के बाद। खैर वो तो मैं कर दिया इसका नहीं। तो मैं सेव बटन पे क्लिक किया तो ये सेव हो गया, ये रॉन्ग ईमेल आईडी, तो जबकि ये होना नहीं चाहिए। तो इसका वैलिडेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ भी वैसे इसका वैलिडेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका वैलिडेशन डिफाइन करना रहता है मेरे को मॉडल के अंदर। तो एक मेथड तो ये है कि जब मैं पोस्ट करता हूँ जब डेटा, तो ये क्रिएट मेथड का जो पोस्ट वाला मेथड है, मतलब ये मेथड, तो ये मेथड में आके फॉर्म कलेक्शन से जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ वहाँ पे आके मैं चेक करूँ, जैसे मैं इसमें चेक किया हूँ कि जो एरिया है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब वो सब वैलिडेशन वगैरह है। अभी यहाँ पे और वैलिडेशन मैं ऐड कर सकता हूँ, इफ़ के ईमेल आईडी के लिए वैलिडेशन लिखूंगा @ है कि नहीं है, ये इतना सारा लॉजिक मेरे को लगाना पड़ेगा। तो बेटर वे क्या है कि मॉडल के अंदर वैलिडेशन करने का। ये मेरा मॉडल है, ये मेरे मॉडल में गया, मैं मॉडल में जाके जैसे यहाँ पे डिस्प्ले अभी रिक्वायर्ड लिखा है, मैंने इसको रिक्वायर्ड लिखा है, इसका मतलब ये अगर मिस होगा ना तो हाँ एरर देगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रिक्वायर्ड हम लोग ऐड करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को रिक्वायर्ड कर दिया इसने, बराबर, डिस्ट्रिक्ट को रिक्वायर्ड कर दिया। जब डिस्ट्रिक्ट को रिक्वायर्ड किया है तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखा हूँ तो एरर आना चाहिए, मतलब अभी का जो कोड है, लेकिन आता नहीं है एरर। देखो अगर मैं सब ब्लैंक लिख के मार दिया सबमिट, किया हूँ क्या मैं, किया था क्या? क्या पता याद नहीं है। हाँ तो मतलब मैं बताया मॉडल वैलिडेशन, तो ठीक है। तो वैलिडेशन मेरे ख्याल से फिर यही के लिए किया होंगे, रिक्वायर्ड जो मैं लिया हूँ रिक्वायर्ड ले रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को और भी मॉडल वैलिडेशन में और भी बहुत सारी चीज़ है, ये तो सिर्फ शायद रिक्वायर्ड ही बताया, मैं और कुछ नहीं बताया। हाँ तो फिर अभी और आगे बता, तो अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो ऐसी और वैलिडेशन भी ऐड होगा, जैसे कि हाँ बराबर मैं किया था। यहाँ लैंडमार्क ऐसा आ रहा है, ये सॉरी यहाँ पे पिन लिखा आ रहा है, यहाँ पे पिन कोड लिखा हुआ आएगा, तो वो डिस्प्ले नेम पिन कोड कहाँ आता था, तो आता था ये इधर, ये देखो हाँ? तो यहाँ पर भी वही सेम पिन कोड लिखा हुआ है, इज रिक्वायर्ड फील्ड। तो मैं मैसेज तो दिया नहीं, द पिन कोड इज रिक्वायर्ड फील्ड, मैं चाहता हूँ कि कुछ और मैसेज आना चाहिए। तो अगर मेरे को मैसेज डिफाइन करना है तो मैं रिक्वायर्ड के अंदर ही ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लेके। यहाँ पे अगर तुम एट्रीब्यूट देखोगे ना, ये देखो एट्रीब्यूट में एरर मैसेज करके एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एरर मैसेज इक्वल्स एरर मैसेज में कुछ और डिफाइन कर दिया। तो मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं सिटी के लिए लिख रहा हूँ, बराबर। तो अभी क्या दे रहा है सिटी के लिए, सिटी इज़ रिक्वायर्ड ऐसा दे रहा होगा ना, ये सिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं देता हूँ कि यू कांट लीव ब्लैंक, Ctrl+Shift+V किया और पेज रिफ्रेश कर देता हूँ मैं।
ये चेंज हो, सिर्फ ये वाला एरर मैसेज जो है चेंज होना चाहिए। हुआ? तो ऐसे और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है जो, तो ये सब कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ वहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दे रहा हूँ, उसको खुद ब खुद कैसे समझ में आ जा रहा है कि मेरे को इसका वैलिडेशन करना है नहीं करना है। तो ये सब चीज़ कब होती है? मॉडल बाइंडिंग और मॉडल वैलिडेशन की वजह से। तो मॉडल बाइंडिंग क्या होता है पहले वो समझ लो। तो मॉडल बाइंडिंग क्या होता है? मॉडल बाइंडिंग ये होता है कि जो भी तुम एंटिटी के ऊपर काम कर रहे हो, जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो उसके पोस्ट में हम लोग क्या करते हैं, वही क्लास का एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। अभी अगर मैं ये निकाल दूंगा ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं ये निकाल दिया, तो पूरा वैलिडेशन होना बंद हो जाएगा। जबकि फॉर्म कलेक्शन में तो सब वैल्यू होती है। जैसे मैं फॉर्म कलेक्शन से टेक्स्ट एरिया निकाल सकता हूँ, txt अदर्स निकाल सकता हूँ, बराबर। मैं फॉर्म कलेक्शन से हर एक वैल्यू सब फॉर्म में ही होता है ना, तो मैं फॉर्म कलेक्शन से सब चीज़ निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं मॉडल इसके लिए लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मॉडल लिखता हूँ तो एमवीसी क्या क्रिएट करता है, उसको एमवीसी मॉडल बाइंडिंग करता है वहाँ पे। कैसे क्या करता है मॉडल बाइंडिंग में? मॉडल बाइंडिंग में ये करता है कि जो तुम्हारा ASP.NET का ASP.NET MVC का जो एक्शन मेथड है, उसका कनेक्शन कौन से मॉडल से है वो बाइंड करता है। अगर मैं यहाँ पे ये निकाल दूंगा, उसको समझेगा ही नहीं कि ये क्रिएट जो हो रहा है वो कौन से मॉडल के ऊपर। भले से मैं अंदर कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना लूंगा फिर से, मतलब मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ। कैसा? यहाँ पे आके मैं कस्टमर का ऑब्जेक्ट बना लिया, और एक एक वैल्यू इनिशियलाइज करते चले गए। सी डॉट लिखा, जैसे सी डॉट एड्रेस लाइन 1 है, तो एड्रेस लाइन 1 मेरे को कैसे मिलेगी? तो मैं यहाँ पे आया ब्राउजर में, एड्रेस लाइन 1 कहाँ पे है? एड्रेस लाइन 1 ये है, बराबर। तो एड्रेस लाइन 1 पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसका नेम देखा, नेम प्रॉपर्टी। तो इसकी नेम प्रॉपर्टी मैं अगर देखने के लिए आता हूँ, तो इसकी नेम प्रॉपर्टी है इधर, एड्रेस लाइन 1, बराबर। इसको कॉपी किया और यहाँ पे ऐसा लिखा, फॉर्म कलेक्शन का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डबल कोट्स डाल के एड्रेस लाइन 1। तो ये वही आएगा जो मैं इसके अंदर लिखूंगा ना, एड्रेस लाइन 1 के अंदर, वो फॉर्म कलेक्शन से निकाल के इसमें सेव कर देगा। तो ऑब्जेक्ट बन एक, हर एक प्रॉपर्टी के लिए ऐसा कर सकता हूँ मैं, फर्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इस टाइम पे वैलिडेशन नहीं होगा, उस टाइम पे वैलिडेशन नहीं होगा। क्यों वैलिडेशन नहीं होगा? क्योंकि मॉडल बाइंडिंग नहीं होगा। मैं मैनुअली बाइंड कर रहा हूँ, मॉडल बाइंडर जो है पिक्चर में नहीं आ रहा है वो सीन के अंदर, मैं इसको खुद से बाइंड कर रहा हूँ। जब मैं इसको खुद से बाइंड कर रहा हूँ तो मॉडल बाइंडिंग नहीं होगा, जब मॉडल बाइंडिंग नहीं होगा तो मॉडल वैलिडेशन भी नहीं होगा। समझा कुछ क्या बोला मैं? तो मॉडल बाइंडिंग नहीं होगा तो मॉडल वैलिडेशन भी खुद ही नहीं होगा। तो ये मेन फंडा है उसका, मॉडल बाइंडिंग और मॉडल वैलिडेशन। मैंने तो बताया। अगर मैं मॉडल नहीं डिफाइन करता हूँ तो मॉडल वैलिडेशन, मॉडल बाइंडिंग टेक प्लेस नहीं होती है। मॉडल बाइंडिंग नहीं होगी तो मॉडल वैलिडेशन भी उसके अंदर होगा नहीं। मॉडल वैलिडेशन के लिए और क्या चीज़ रिक्वायर रहती है? तो मॉडल वैलिडेशन में और कौन कौन से एट्रीब्यूट है? तो जैसे अभी ये एक एट्रीब्यूट है, तो मैं फॉर एग्जांपल ईमेल के लिए एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता हूँ। ये देखो ईमेल है ऑलरेडी यार, मैंने लिखा है। हाँ वही होना चाहिए था ना फिर, ईमेल आईडी। सब में वैल्यू डालकर चेक करता हूँ एक बार। डेटा टाइप मैंने इंटरनेट ईमेल लिया है कि नहीं वो देख लो पहले। हाँ ईमेल एड्रेस लिया है मैंने, डेटा टाइप इसमें डेट टाइम का ही नहीं है ना। देखो आ गया, समझा? मैं खाली वो लिखा तो ये सब
सब ऑटोमेटिक आ गया, IN आ गया, यहाँ पे एड्रेस आ गया इतना अमाने, आनगांव, अंजो, ये वो जो भी है सब। इसमें एंडिंग में मैंने एक और ऐड किया था अदर। अदर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। तो फिलहाल मैंने ले लिया दांडेकरवाड़ी, ये ले लिया दांडेकरवाड़ी लिया, लैंडमार्क जो भी था वो ले लिया, कॉन्टेक्ट नंबर में मैंने कुछ तो डाल दिया, और ईमेल एड्रेस में भी ईमेल एड्रेस अभी ब्लैंक रखता हूँ। इसको सेव किया तो नहीं आया ना, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर ऐसा लिखा और ऐसा किया, सेव हो गया, तो डेटा टाइप वर्क नहीं कर रहा, मतलब है ना। फ़ोन नंबर के लिए किया ही नहीं है मैंने। फ़ोन नंबर के लिए किया है, फ़ोन नंबर के लिए भी डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है, कॉन्टैक्ट एज फ़ोन नंबर। इधर पे और वैलिडेशन अगर नहीं, वो ये वर्क नहीं कर रहा है ना, तो मैं ऐसा कर देता है, काम करता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में स्ट्रिंग फॉर्म में पैटर्न बताने का कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहेगा। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे को मालूम तो है नहीं ईमेल का क्या, तो वैसे हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जो भी तुमको स्पेसिफाई करना है ना, वो तुम रेगुलर एक्सप्रेशन में डाल सकते हो उठा के। रेगुलर एक्सप्रेशन बना बनाया मिलता है तुमको, मैं यहाँ पे बताता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड वैलिड ईमेल एड्रेस रेगुलर एक्सप्रेशन, इस पे से निकाल लो। और रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए साइट भी है बहुत सारी, मतलब तुमको रेगुलर एक्सप्रेशन तुम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो इतना बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है इसने ईमेल के लिए, ईमेल वैलिडेट करने के लिए, यहाँ से लेके आता। क्या अच्छा, डबल कोर्स। वो एट द रेट का भी एक लफड़ा है, ऐसे ही करना पड़ेगा। शीशा वाले कॉपी करते हैं, इतना बनाते कौन बैठे। वैसे वो भी काम करना चाहिए यार, लेकिन डेटा टाइप ईमेल वाला एक्सप्रेशन भी है, रेगुलर एक्सप्रेशन तो करेगा। इतने बड़े बड़े रेगुलर, छोटा छोटा है नहीं है, इतना बड़ा देगा ये। तो मैं एक छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं मैं तुम लोगों को सिंपल फंडा बता दूँ।
रेगुलर एक्सप्रेशन में ना कुछ कैरेक्टर्स है वो यूज होते हैं, जैसे प्लस हो गया, एस्ट्रिक हो गया, ये ब्रैकेट हो गया और डॉट हो गया, क्या स्लैश तो उसके लिए लगाते हैं होता है। हाँ, तो अब जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग ऐसे ही बनाना है ए और एंडिंग में बी, तो इसका मतलब क्या होता है, जीरो और मोर अकरेंस, ये बताया था शायद। इसका मतलब क्या होता है, वन और मोर अकरेंस, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ मतलब कैरेक्टर, और इसका मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, मतलब एनी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर आएगा कुछ भी आ सकता है। तो अब मेरे को ये स्ट्रिंग चाहिए, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इसका मतलब है जीरो और मोर अकरेंस, राइट। मैंने लिखा ए एस्ट्रिक बी, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ए विथ जीरो और मोर अकरेंस, ए विथ जीरो और मोर अकरेंस और एंड्स विथ बी। तो ए एस्ट्रिक का मतलब एक बार ए बी लिखा तो ये वैलिडेट करेगा ट्रू, ए बी लिखा अगेन वैलिडेट करेगा ट्रू, ए बी लिखा अगेन वैलिडेट करेगा ट्रू, क्योंकि ये नहीं जीरो है ना, और सिर्फ बी लिखा तो भी वैलिडेट करेगा, सिर्फ बी में क्यों वैलिडेट करेगा कि जीरो ऑकरेंस आया, ए मतलब ए का जीरो ऑकरेंस आया, ठीक है। मैं लिखा ए प्लस बी, ये स्ट्रिंग वैलिड रहेगी वन और मोर अकरेंस, सिंगल अकरेंस विद बी, मल्टीपल अकरेंस विद बी, मल्टीपल अकरेंस विद बी, लेकिन ये वैलिडेट नहीं करेगा क्योंकि वन अकरेंस कंपलसरी है। ए भी लिखूंगा तो वैलिड है, ए नहीं लिखा तो इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब अकरेंस मेरे को चेक करना है ग्रुप का, तो इसमें रेंज स्पेसिफाई करते हैं हम लोग कि ए से जेड तक सब कैरेक्टर आ सकता है लेकिन स्मॉल, तो ए टू जेड, अब ए टू जेड में जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसका अकरेंस मल्टीपल हो सकता है, समझा, उसका अकरेंस हाँ जीरो नहीं रहेगा तो चलेगा, और मल्टीपल अकरेंस आ सकता है ए टू जेड के अंदर। उसके बाद डॉट आना चाहिए, तो डॉट का मतलब यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर होता है लेकिन एक्चुअल डॉट आना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा लगा, इसका मतलब डॉट आना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ तीन ही कैरेक्टर आ सकता है, तीन डॉट। अब अगर मैं ऐसा लिखा ए डॉट कॉम स्पेलिंग 4 कर दी, रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि तीन डॉट है, इसको मिटा दिया तो ये इसको मैप करेगा, ये इसको मैप करेगा, ये इसको मैप करेगा, और स्लैश डॉट मतलब एक्चुअल डॉट, तो ये एक्चुअल डॉट को मैप करेगा। अब ये स्मॉल ए टू जेड के बीच पे ए सब करेक्ट है, बात समझ में आई, तो ऐसा कुछ तो होता है। तो मैं तुम लोग एक साइड बता दूँ, रेगेक्स करके एक साइट है वो, ये देखो ये एकदम एकदम फर्स्ट ही आ रहा। इसमें ना ये साइट पे तुम जाके अपना मतलब बता दो कि मेरे को कैसी स्ट्रिंग चाहिए, वो खुद रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देगा, एकदम सादी, जैसा भी ये सब जो मैं इम्प्लीमेंट किया ना, ये सब बताता हूँ तुमको। ये टेक्स्ट है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल ए टू जेड जो रहेगा वो आ सकता है, और स्लैश डब्ल्यू मतलब एनी वर्ड, एनी स्लैश डब्ल्यू का मतलब एनी वर्ड, प्लस का मतलब एटलीस्ट वन वर्ड, और रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट ऑलवेज ऐसे होता है, ये एंड ऐसे इधर ऐसे होता है, स्टार्ट एंड के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्ट एंड में मैं ऐसा लिखा ए एस्ट्रिक बी, तो देखो क्या क्या सेलेक्ट हुआ है, गौर से नीचे देखो, नीचे टेक्स्ट ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या हुआ, ए बी होगा, सिर्फ बी भी होगा, सिर्फ बी हुआ, सिर्फ बी हुआ, ए बी हुआ, ए बी हुआ, यहाँ सिर्फ बी हुआ। अब मैं ए प्लस बी करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ ए बी सेलेक्ट होना चाहिए, सॉरी सिर्फ ए बी हुआ, ठीक है। अभी मैं स्मॉल ए टू जेड जितना सिंगल कैरेक्टर है सबसे, देखो सब सिंगल सिंगल सेलेक्ट हुआ है, गौर से अगर ध्यान दो, ए टू जेड मेरे को सब कैपिटल सेलेक्ट करना है, समझा क्या कुछ, तो ऐसे तुमको
जैसे भी टाइप का वैलिडेशन चाहिए ना, अब इसके आगे मैं लगा दिया एस्ट्रिक, ध्यान देना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसका ऑकरेंस ए टू जेड में किसी का ऑकरेंस आ रहा है, तो ये क्या देगा, ये सिर्फ सिंगल ऑकरेंस, मतलब जो पहला ऑकरेंस मिल रहा है ना उसको सिर्फ ये वो देके मतलब साइड हो जाएगा। अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसका ग्रुप, तो ए टू जेड में अब एक नहीं आएगा, अब ग्रुप्स की बात होगी, तो मल्टीपल आ गया, ये भी वही रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए टू जेड में ग्रुप अगर आ रहा है तो पूरा ले लो, लेकिन कैपिटल में, तो कैपिटल का ग्रुप कहीं है ही नहीं इसके अलावा, कैपिटल का ग्रुप इसके अलावा है नहीं। अभी मैं अगर स्मॉल करूंगा तो देखो सब वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ए टू जेड एस्ट्रिक लिखा तो वो जीरो ऑकरेंस भी आ जाएगा। अब ए टू बी में जीरो मतलब जो नहीं है वो भी, अब जो नहीं है वो कितना है वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो ये ए टू बी सब होना चाहिए था, सिर्फ ए बी क्यों होना, गड़बड़ है। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को डॉट कॉम करना है, जो मैं तुमको बता रहा था, तो मैं ये डॉट लिखा, तो डॉट का मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर। तो देखो इसके बाद जो जितना दो कैरेक्टर का सब आ गया, देखो देखो ये भी दो कैरेक्टर का सेट है, लेकिन मैं इसको अब ऐसा कर दिया, तो अब उसके बाद कहीं डॉट रहेगा तो वो लेगा, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, नो मैच, तो सिंगल कैरेक्टर के बाद डॉट, क्या ये डॉट वो वाला लेना चाहिए ना, ट्यूटोरियल का डॉट क्लास, समझा नहीं ट्यूटोरियल का, तुमने अरे नहीं तुमने सिंपल ऐसा बोले ना कि एक डॉट रहता है तो एक्चुअली एट द रेट का डॉट रहता है, तो तुमने एट द रेट का डॉट लगा एक डॉट मतलब सिंगल कैरेक्टर रहेगा, लेकिन स्लैश डॉट लिखा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल डॉट की बात कर रहा हूँ। हाँ तो स्लैश डॉट लिया ना, तो उसको सिंगल कैरेक्टर के बाद डॉट नहीं मिल रहा है ना, ये मल्टीपल पूरा वर्ड के बाद डॉट है। अभी अगर मेरे को वर्ड में इसको करना है, ठीक है, वर्ड के बाद जो रहेगा मतलब कोई भी वर्ड आए उसके बाद डॉट आएगा तो वो ले लेगा। अब वर्ड मतलब सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो उसको डॉट मिला ये इधर, और उसके बाद दो कैरेक्टर, तो एक स्पेस है, देखो स्पेस भी स्वैप कर दिया, तो उससे पहले का वर्ड बराबर, फिर डॉट, फिर उसके बाद तीन कैरेक्टर, तो ये आया, देखो ये भी तीन आ गया, बराबर ना, हाँ सही, वो देखो इधर भी वैसी हो गया। तो वर्ड का ग्रुप अभी हुआ, तो नहीं ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा बना दिए लोग वही की वजह से। अभी हम लोग का भी पूरा नहीं हुआ है अभी, लेकिन हम लोग से इतना हो गया कि समथिंग डॉट कॉम, बराबर, समथिंग डॉट कॉम हो गया, तो समथिंग डॉट कॉम सेलेक्ट हो रहा है, देखो बराबर। अब इसमें से वाइड स्पेसेस नहीं आना चाहिए, तो वाइड स्पेसेस के लिए क्या था, एस था मेरे ख्याल से, एस है ना, हाँ एस है, तो इसमें मैं वाइड स्पेस नहीं आना चाहिए, तो कैसे करूँगा, यही ग्रुप के अंदर नॉट जो है ना ये रहता है, इसका मतलब नॉट वर्ड हो गया, मतलब अब इसका मतलब मैं लिखा ये, और वाइड स्पेस तो कैपिटल एस, तो स्पेस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये, समझे। तो अभी मैं लिखा ये, तो नॉट ए वर्ड हो गया है, तो सिंगल छोटा डब्ल्यू। अब इससे पहले मेरे को क्या चाहिए, ये जो ग्रुप बन रहा है उससे पहले क्या आना चाहिए, एट द रेट, तो मैं डाला एट द रेट, तो ये सिलेक्ट हुआ। उससे पहले क्या आना चाहिए, वर्ड,
लेकिन वर्ड का ग्रुप, और वो ग्रुप का अकरेंस मोर देन वन। देखो कैसा होगा, एटलीस्ट एक वर्ड होना चाहिए, प्लस इसके लिए लगा हुआ कि एटलीस्ट एक वर्ड हो, एट द रेट हो। देखो ना बराबर ईमेल आईडी सेलेक्ट हो गई जो जो चीज़ है। तो ये मेरा मन गया रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको उठा के डाल देना। तो तुमको जैसा चाहिए ना तुम वैसा बना सकते हो। तो कुछ कैरेक्टर्स ही है, मतलब ये जितना मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तो कुछ कैरेक्टर्स है, उसकी लिस्ट भी तुमको ऑनलाइन मिल जाएगी, समझे। अभी मैं चाहता हूँ कि 0 to 9 खाली नंबर आना चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा कि ये वर्ड से पहले 0 to 9, ये वर्ड के बाद जो है ना कोई 0 to 9 नंबर आना चाहिए। तो ये ऐसा होगा, रेंज होगी, है नहीं ऐसा कोई। देखो अगर यहाँ पे ईमेल आईडी में, ईमेल आईडी, हाँ, अगर यहाँ ईमेल आईडी में कोई नंबर होता तो सेलेक्ट होता, नंबर नहीं है तो सेलेक्ट नहीं होता। तो अब मैं चाहता हूँ या तो ये या तो वो, तो ये दोनों के बीच में या तो ये या तो वो। हाँ पाइप। अब पाइप में कैसा उसने कंसीडर कर लिया, पूरा उसको ले लिया, तो मैं इसको एक ग्रुप बना सकता हूँ, खाली इतने को। अब देखो तो उसमें ना ऐसा बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तुम ब्रैकेट बढ़ाते जाओगे, ये बढ़ाते जाओगे, वो बढ़ाते जाओगे। मतलब अब ये कैसी ईमेल आईडी को वैलिडेट करेगा, वो ऐसी ईमेल आईडी जिसमें वर्ड आना चाहिए और नंबर आ सकता है, नहीं भी आएगा तो भी वो कंसीडर करेगा। फिर एट द रेट आना चाहिए, फिर एक वर्ड कंपलसरी है क्योंकि वन अकरेंस आया, फिर डॉट कंपलसरी है, और उसके बाद 3 लेटर। तो डॉट इन नहीं लेगा फिर वो, तो फिर उसके लिए अगेन तुमको यहाँ पे एक और झमेला पालना पड़ेगा। कैसा, या तो इसका ग्रुप ऐसा होगा, लेकिन फिर उसने पूरा कंसीडर कर लिया तो ये पूरे का एक ग्रुप। अपना ही इतना खतरनाक हो रहा है तो लोग तो बनाएंगे तो बनते ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो तो बड़ी इतनी बड़ी हो गई वैल्यूशन। अब डालो इसको उठा दो। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन में डाल दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन, ये स्लैश का थोड़ा मतलब है इसमें। हाँ डॉट, स्लैश डॉट लिखा तो स्लैश की मीनिंग बदल जाती है। बस ये हो गया। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट वी किया, क्या अभी इधर वापस आके पेज रिफ्रेश कर दिया। ये वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट के अंदर तुम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो या जो भी है, वैलिड डेटा जाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 90% जो है रेगुलर एक्सप्रेशन ही यूज़ करते हो लोग, कि मतलब देखो ना कभी कभी हम लोग कुछ भी लिखो गलत ही देते रहता हो, अरे यार इसको इतना कैसे पता चल रहा है, वो सब रेगुलर एक्सप्रेशन का कमाल रहता है। देखो अभी अगर यही चीज़ जितना वैलिडेशन में तुमको बोला, यही चीज़ तुम C# में करने जाओगे ना, तो कम से कम तुमको 100 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। @ चेक करो, डॉट चेक करो, 3 कैरेक्टर चेक करो, कैरेक्टर की लेंथ लो, ये लो वो लो, बहुत सारी मेहनत होती है। क्या होगा समझा? तो वही तो है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन तो वहाँ भी बनाना पड़ता है, उसमें एक कंट्रोल है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो जब रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ता है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन वहाँ भी आता है। यही रेगुलर एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करते हैं हम। उन लोग प्रीडिफाइन दिए, प्रीडिफाइन ये लोग भी दिए, लेकिन वर्क नहीं कर रहा है ना प्रीडिफाइन वाला। वही तो भी देखा ना, प्रीडिफाइन वाला काम का कर रहा है। तो सब में वैल्यू डाल देता हूँ मैं। ये देखो मैं टैब प्रेस किया, आया।
मैंने एरर मैसेज नहीं दिया वहाँ पे, लोग वो दे देंगे, लोग पागल हो जाएंगे उतना बड़ा देख के। वही टाइप करने लगे, हाँ तो यही रहेगा, कॉपी पेस्ट। तो इसको थोड़ा सा पहले अपन वैलिडेट करते हैं। एरर मैसेज तो कभी भी चेंज हो सकता है। ये ले लेना चाहिए, हाँ ये ले लेना चाहिए ना। एक वर्ड एट द रेट से पहले, एक वर्ड एट द रेट के बाद, फिर डॉट, फिर 2 कैरेक्टर, मतलब पाइप वाले देगा। हुआ क्या वैलिड? हो गया वैलिड, ऐड हो गया बराबर। तो आपका एरर मैसेज करिए, आप एरर मैसेज के लिए क्या, एरर मैसेज तुम ऐसे ही अपडेट कर सकते हो। नेम पैरामीटर में आने का, इधर कॉमा डाल के, इधर पे एरर मैसेज करके, हो गया। कंट्रोल शिफ्ट V। अच्छा है ना वैलिडेशन ये। तो मॉडल वैलिडेशन खुद से, तो वो वेट कैसे आ रहा है? अपने उसको कैसे मालूम पड़ा वेट में लेके आना है मेरे को, और वहीं पे लेके आना है, वो उसको कैसे मालूम कि इसके नीचे ही आने वाला है? वो भी वही सब मॉडल, ये चैप्टर के अंदर वही सब देखना है मेरे को। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले यही तो सॉर्ट आउट हो जाए। अभी एडिट में नहीं किया ना मैंने वैलिडेशन, एडिट खोल दिया मैं। और एक और चीज़, अगर ये कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरे पीसी में स्काइप इंस्टॉल है, तो वहाँ पे स्काइप का कॉल का साइन बना हुआ आ जाना चाहिए अपने आप। वो कैसे आएगा? वो आता है डेटा टाइप से। डेटा टाइप अगर मैंने फ़ोन नंबर स्पेसिफाई किया है, तो स्काइप का जो भी है वो साइन वो ऑटोमेटिक सर्च करेगा, जहाँ जहाँ पे फ़ोन नंबर का वो आता है वहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल का साइन आ जाता है। नहीं मतलब कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्लिक किया तो स्काइप कॉल हो जाता है। ये हम लोग ट्राई कर चुके हैं, ये हम लोग का लास्ट प्रोजेक्ट में था ये। तो मैसेज, एरर मैसेज स्पेसिफाई कर दिया तो एरर मैसेज आने लगा। अभी कोई शाना है कि वो करता है, मतलब डायरेक्ट बोले @ डाल दो, .com डाल दो, ले लेगा। चेक करते हो लेता है क्या? नहीं वो समझ में आया? लेना स्पेसिफाई किसी ने वर्ड डाला और .com डाला, क्यों? प्लस है वहाँ पे, है ना? क्या? बढ़ते जाएगा वो धीरे धीरे, मतलब आप एटलीस्ट इनवैलिड नहीं जाएगी। अब समझ में आएगा? अब उसके अंदर भी तुमको वो देख सकते हो कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी वर्ड में स्पेस आ जा रही है, स्पेस नहीं होना चाहिए उसमें, वो भी देखना पड़ेगा तुमको। तो बहुत सारी चीज़ है देखने के लिए। तो ये तुम्हारा सिंपल सा वैलिडेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन जो वैलिडेटर है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन जो एनोटेशन है, उसके साथ में हम लोग को जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का जो टूल है वो भी पता होना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअल में बनता क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। तो वो तो एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या है। उसका लिस्ट, पूरी लिस्ट भी है। अगर तुम लोग बोलो तो लिस्ट लिखा दूँ मैं, या तुम लोग खुद सर्च कर लोगे इंटरनेट, कर लोगे, वो खुद ब खुद मिल जाएगी तुम लोग को। ऐसा कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टेबल बना हुआ है /w वर्ड S फॉर वाइट स्पेस, मतलब ऐसे पूरी टेबल है। D फॉर डिजिट, मतलब खाली डिजिट आना चाहिए कहीं पर, तो उसके लिए D है, स्मॉल d लिखा तो डिजिट आना चाहिए, कैपिटल D लिखा तो डिजिट नहीं आना चाहिए। ऐसा है। स्मॉल w लिखा तो वर्ड आना चाहिए, कैपिटल W लिखा तो वर्ड नहीं आना चाहिए। मतलब ये फिक्स है, मतलब ऐसा नहीं कि ये खाली .NET के लिए बताओ, ये जावा स्क्रिप्ट में भी तुम यूज़ कर सकते हो। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन कॉमन है, तुम PHP में यूज़ कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो इसको, इवन तुम जावा के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन सबका कॉमन है। ये जो साइट जो मैं ओपन किया था, इसमें ये इसने लिखा नहीं है कि ये .NET में यूज़ होगा। कॉमन रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देगा तुमको जहाँ यूज़ करना है इसको वहाँ पर यूज़ करो। समझ में आया? लेकिन बहुत अच्छी बनाया साइट उसने, मतलब तुम रेगुलर एक्सप्रेशन ऑनलाइन लिखोगे ना तो पहली लिंक यही आती है गूगल पे।
ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि रेड ही आना चाहिए वहाँ पर, ये वो। तो इसके लिए ना थोड़ा सा HTML को इंस्पेक्ट करना पड़ता है मेरे को। तो थोड़ा सा HTML कैसे इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, अभी मैं आया यहाँ पर, यहाँ पे आके मैं अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको इंस्पेक्ट किया, और इसका HTML पे थोड़ा ध्यान दो, इसका HTML क्या जनरेट हो रहा है। अभी इसका HTML क्या जनरेट हो रहा है देखो, इसमें कौन सी क्लास है, फॉर्म कंट्रोल, डेटा वैल्यू ट्रू है, डेटा वैल्यू रेगुलर एक्सप्रेशन का जो मैसेज है वो प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आया। कैसे आया ये जो हम लोग वहाँ डिफाइन करते हैं ना, तो मॉडल वैलिडेशन उसका HTML में डाल देता है, क्योंकि वो वहाँ से थोड़ी आएगा। जब बंदा क्लिक करेगा तो वो तो क्लाइंट साइड, मतलब वो सर्वर पे जाता नहीं है, फॉरन एरर मैसेज दे देता है, अगर ध्यान दोगे तो। ये आया, जैसे अभी मैं इस पर क्लिक किया थोड़ी देर के लिए, इस पर तो फॉरन आ जाता है, देखो एकदम फॉरन। ये मतलब पेज जो है वो रिफ्रेश वगैरह नहीं होता, फॉरन एरर आ जाता है, सर्वर पे जाता भी नहीं हो। तो फॉरन एरर आ कैसे रहा है, फॉरन एरर आ कैसे रहा है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड है, सर्वर पे जाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, तो इसका ईमेल देखो, सॉरी इसका HTML देखो, तो ये हो गया इसका ईमेल आईडी में रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न भी अपने आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद डेटा वैल्यू रिक्वायर्ड है, और नेम है, आईडी है, ये सब है, प्लेस होल्डर है, टाइप है, कॉमन चीज़ है। अब जब एरर आता है ना तो इसका HTML बदल जाता है, देखो वो भी देख लेते हैं। अरे यार बदल चुका है वो असल में। चलो अभी वाला HTML नोट कर लेता हूँ मैं, इसको F12 किया, Ctrl A Ctrl C, और एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया बराबर। अभी इसको मैं रिफ्रेश किया, अभी इसका जो HTML है वो मेरे को चाहिए, तो इसका अगेन अभी इसका HTML निकाला, F12 किया, Ctrl A Ctrl C, वही नोटपैड के विंडो में इसको भी पेस्ट कर दिया। ये है बताने वाली चीज़। अभी ये देखो, ये जो है एरर वाला है, ये विदाउट एरर वाला है। इसके अंदर क्लास देखो क्या है, इनपुट वैलिडेशन एरर। ये जैसी एरर आता है ना तो मॉडल वैलिडेशन क्या करता है, एक फिक्स क्लास है ये इनपुट वैलिडेशन एरर, वो इसके अंदर डाल देता है, और जो फॉर्मेटिंग हम लोग ये क्लास के लिए लिखेंगे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है टेक्स्ट बॉक्स पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एरर आने में टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका बॉक्स जो है रेड हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बोल रहे नहीं, विंडोज 7 नहीं, 8 है, 8.1। हाँ 8 है पक्का। CD नहीं है, मैं CD नहीं है, मैं वो है मतलब इमेज फाइल है मेरे पास। हाँ पेन ड्राइव लेके आएगा तो मैं बूटेबल बना के दे दूँगा। अच्छा तेरा नहीं होता ना, तो तू CD ले आ, CD राइट कर देता हूँ। CD मतलब DVD, पहले ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, CD मतलब DVD 4.7 GB वाली। हाँ ठीक है चलो। तो जैसे ही एरर आता है ना तो ये क्लास वो क्या करता है उसमें ऐड कर देता है। जब ये क्लास ऐड होती है तो ये इनपुट जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर ये क्लास में जो फॉर्मेटिंग लिखे रहती है वो आती है। फॉर एग्जांपल एरर आने पर उसका बॉक्स बॉर्डर जो है रेड होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ये क्लास में जाके एक CSS लिखूंगा जिससे बॉर्डर रेड होता है, तो वो CSS ऑलरेडी लिखी हुई है। बराबर, याद आया क्या? याद आ गया। ये हम लोग ये लिख चुके हैं हम लोग पहले। हाँ चलो इतना तो याद है। तो उसको कहाँ लिखता हूँ मैं, लेआउट के अंदर लिखता हूँ। ये आया, ठीक है। इनपुट वैलिडेशन एरर, ओह माय गॉड, बोलना तो चाहिए। तो ठीक है, इनपुट वैलिडेशन एरर, फील्ड वैलिडेशन एरर। तो इसमें क्या है, बॉर्डर सॉलिड करके रेड कर दिया,
और इसके अंदर टेक्स्ट को ऐड किया, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज किया, वेट किया, मतलब फील्ड के लिए। तो अभी मेरे को कौन सी क्लास मिली है, इनपुट वैलिडेशन एरर, तो कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला। समझ में आया क्या? और फील्ड वैलिडेशन तो अभी है नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसी एरर आता है तो जहाँ पर ये ऐड है उसमें क्या होना चाहिए, टेक्स्ट जो है बड़ा हो जाना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज जो है बड़ी हो जाना चाहिए, ऐसा इसको सेव कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। अब इधर आया मैं, समझ में कैसे आएगा, कलर चेंज कर दो, क्या पता नहीं समझ में क्या, वही सोचा समझ में कैसे आएगा। बॉर्डर फॉन्ट साइज तो ठीक है, वो अप्लाई नहीं हो रहा। बूटस्ट्रैप की क्लास निकालना पड़ेगा, बराबर, वो लास्ट टाइम भी वही मसला था, वो बूटस्ट्रैप की फॉर्मेटिंग ना ओवरराइड कर देता है उसको। मैं अभी बूटस्ट्रैप का देखो वो निकालता हूँ। हो गया बॉर्डर एक्स्ट्रा लार्ज, ये एरर आएगा तो इतना खतरनाक दिखाएगा वो। बूटस्ट्रैप की फॉर्मेटिंग जो है वो ओवरराइड कर देगा। अभी कैसा है कि ना, अगर जैसे तुमको सेम फॉर्मेटिंग रखना है तो उसको CSS में एक प्रॉपर्टी आती है, उसको ना इम्पोर्टेंट मार्क करना पड़ता है, शायद ऐसा करते हैं, भूल गया मैंने। शायद ऐसी ऐसी करते हैं, शायद ऐसी करते हैं, चेक कर दो। ये देखो, क्योंकि मैंने अब वो बूटस्ट्रैप की फॉर्मेटिंग ओवरराइड करेगा क्योंकि मैंने इसको इम्पोर्टेंट मार्क किया। ये है CSS में, तुम लोग जाके देख सकते हो, करते ऐसी है। और एक और चीज़ करते मैं कभी याद नहीं आया, इसके लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। इम्पोर्टेंट मार्क करके वो फॉर्मेटिंग क्लब भी कर सकते हो तुम दोनों की। मेरे ख्याल से क्लब हो गई है, नहीं हुई है, हुई है, हुई है बराबर। वो उसका शेडो दिख रहा है यहाँ पे, हल्का शेडो है अभी भी इसमें, ये देखो रेड के ऊपर देखो, समझ में आ रहा है क्या उधर? तो फॉर्मेटिंग वो हुई है, मतलब मिक्स होती है। तो जहाँ जहाँ पे एरर आया ये बॉर्डर, तो अब इसको इतना वैसा बॉर्डर नहीं चाहिए ना, ऐसा 3 कर देता हूँ। थोड़ा कम हो गया ना, देखो इसको मैंने रिक्वायर्ड मार्क नहीं किया तो उसमें वैलिडेशन एरर ऐड ही नहीं किया उसने। जब ऐड इसमें भी नहीं ऐड किया, क्यों? क्योंकि ये फील्ड जो है वो किसकी फील्ड है, ये फील्ड जो है, हाँ। तो अब इसके लिए एरर कैसे ऐड करूँगा? जहाँ तक मैं बोला वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो फील्ड कैसी है कि वो वेब API वगैरह से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो मॉडल में नहीं है, जो मॉडल से जिसका रिलेशन, बहुत सारी फील्ड रहती है जो मॉडल में नहीं रहती, खाली ऊपर दिखती है। जैसे यहाँ वेब API से कैलकुलेट होकर फिर मॉडल में जाने वाली है, तो मैं इसको मॉडल से बाइंड नहीं कर सकता। तो मॉडल वैलिडेशन एरर में ऐड भी कर सकता हूँ। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे देख लो, इसने क्या बताया। इसने सबसे पहले तो वही बताया, फील्ड वैलिडेशन एरर, इनपुट वैलिडेशन एरर, वैलिडेशन समरी एरर। 3 क्लासेस होती है जो MVC के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन ऐड करता है? मॉडल वैलिडेटर ऐड करता है। तो मॉडल वैलिडेटर ये कहाँ पे ऐड करता है? जो फील्ड के अंदर एरर आता है वो फील्ड के अंदर वो क्या करता है, इसको ऐड कर देता है। और उसको ऐड कर देता है तो
की फॉर्मेटिंग हम लोग को लिखनी पड़ती है लेआउट के अंदर। मैं लेआउट में गया था ना, तो मेरे लेआउट में जाके मेरे को ये 3 एरर मैसेज के लिए फील्ड के लिए स्टाइल शीट्स लिखनी पड़ती है। तो स्टाइल शीट्स मैंने लिखा उसके लिए, तो जो भी एरर आता है वो डिफाइन, जो भी मैं डिफाइन करता हूँ वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं व्यूज़ वगैरह जब क्रिएट करता हूँ, तो व्यू क्रिएट करने के टाइम मेरे को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि टेक्स्ट बॉक्स के नीचे ही एरर मैसेज आना चाहिए। तो जब हम लोग व्यू डिफाइन करते हैं तो व्यू के नीचे हम लोग को जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम लोग एक कंट्रोल यूज़ करते हैं। मैं तुम लोग को यहाँ दिखाता हूँ, कस्टमर कंट्रोलर है। इसके व्यू में कहीं ना कहीं लिखा होगा जो एरर मैसेज का लेबल कहाँ से आ रहा है, वो लेबल कहाँ ऐड होता है। तो जैसे मैं अभी ईमेल आईडी के टेक्स्ट बॉक्स से नीचे गया, तो ईमेल आईडी का टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे है, ये है क्या? नहीं, लैंडमार्क है ना, कॉन्टैक्ट ईमेल, बराबर। तो ये क्या है, लेबल जो जिससे लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर ईमेल आईडी। ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये क्या है, वैलिडेशन मैसेज फॉर, वैलिडेशन मैसेज फॉर ईमेल जो यहाँ पे आएगा। तो ऊपर लेबल आता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है। अगर इनकेस एरर आया तो ये विजिबल होता है, नहीं तो ये विजिबल नहीं होता, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसको HTML में, HTML में कैसे रेंडर होता है वो देखो। अभी HTML मेरा ये है, बराबर। तो ये लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये वैलिडेशन मैसेज फॉर है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट किया, ओके, ये देखो ये एक स्पैन ऐड हुआ है। तो जब ये स्पैन ऐड होता है तो फील्ड वैलिडेशन एरर, मतलब अगर इसके अंदर तुमको कुछ चेंज करना है तो तुम कौन सी क्लास एडिट करोगे, फील्ड जो नीचे एक और 2 क्लास होता है ना, तो 2 CSS की क्लास कौन सी एडिट करोगे, फील्ड वैलिडेशन एरर। फॉर एग्जांपल एरर मैसेज जो आ रहा है वो तुमको ऊपर लेकर आना है, साइड में लेकर आना है, तो क्या करोगे, HTML एडिट करोगे। अभी HTML ऐसे स्टैंड में यहाँ बन के आ रहा है, बराबर। तो इसको तुम क्या करोगे, सिंगल लाइन में कर दोगे, सिंगल लाइन में कर दो उसको। ये क्यों नीचे आ जा रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप से हम लोग कॉलम डिवाइड कर दिए, इसकी वजह से। उसको साइड में कर सकते हैं हम लोग, बराबर। ऊपर चाहिए तो इसको, ये जो वैलिडेशन मैसेज फॉर हम लोग नीचे लिखते हैं 3 टेक्स्ट, तो उसको ऊपर लिख दो, बराबर। यहाँ पे चाहिए ही नहीं, सब वैलिडेशन समरी में चाहिए, तो टॉप में वैलिडेशन समरी डाल दो। तो वैलिडेशन समरी कैसे डालेंगे, सब मैसेज एक जगह ऊपर आएगा, है ऑलरेडी वैलिडेशन समरी है। वैलिडेशन समरी किधर है, दिख क्यों नहीं रहा, लेकिन एक मिनट अभी दिखेगा, उसके बाहर है ना, वो के बाहर चला गया वो। ये जो रो है, ये जो हम लोग का ये है ना, हाँ, तो वो टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं वहाँ पे। तो एक रो डिफाइन किया, उसमें कॉलम है, फिर उसके बाद है। तो एक और रो लेता हूँ मैं उसके ऊपर, और उसके अंदर वैलिडेशन समरी हम लोग डाल देते। तो एक डिव लिया, क्लास इक्वल्स रो, यहाँ तो इधर बताया गया था, समझा। अब इसको ऐड करना है, ये सबको गायब करना है, ऐसा कुछ करना है। तो एरर मैसेज में ट्रू फॉल्स कर सकते हो तुम लोग। जैसे अब मैं यहाँ पे ये पैरामीटर ही बता देता हूँ। वहाँ का नहीं चाहिए तो कमेंट ही कर दो डायरेक्ट, बात ही खत्म हो जाएगी। उसको ये पोर्शन कमेंट कर दो, लेकिन वो कोई प्रॉपर्टी से भी होता है, लेकिन अपने को मिल नहीं रही हो। Ctrl+Shift+V,
तो खाली इधर दिखाने लगा। अभी तो दोनों एक दिखा रहा है ना। उसको कमेंट ही करना पड़ेगा तो फिर या तो फिर कोड से करना पड़ेगा ऐड। जैसे अभी ये फर्स्ट नेम का कमेंट कर देता हूँ। और प्लेस हो गया। इसकी भी फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं कि ये पूरा रेड में आना चाहिए, ये बॉक्स में आना चाहिए, या एक पैनल बन के आना चाहिए। तो इसकी भी फॉर्मेटिंग पूरी कर सकते हो तुम लोग। कैसे इसकी फॉर्मेटिंग करोगे, उसके लिए भी क्लास है, यहाँ पे देख लेना, राइट क्लिक करो। जैसे क्लास का नाम याद नहीं है तो तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो। राइट क्लिक करके जब तुम इसको इंस्पेक्ट करोगे तो ये डिव के अंदर तुमको दिखेगा, ये बराबर दिखा क्लास का नेम। इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके जो लेआउट है हम लोग का, वहाँ पे उसके लिए फॉर्मेटिंग लिख दो और क्या। तो उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। क्या? हाँ वो बॉर्डर तो नहीं आना चाहिए ना हम लोग को, इस बॉर्डर तो हम लोग को चाहिए नहीं। बॉक्स शेडो डाल सकता हूँ मैं इसके अंदर, बॉक्स शेडो कोलन RGBA कलर, तो बॉक्स शेडो विथ ब्लैक 10px inset। तो उसका वो बॉक्स एक्चुअली बाहर चला गया और ये जो इसका कलर जो है रेड हो गया। ये देखो तभी वो डी है वो बॉक्स। हाँ समझ लो वो टॉप में नहीं आना चाहिए। तो प्लेस वाला में डाल सकते हैं सर मैसेजेस। समझा? तो बॉक्स के अंदर ऐसे शो करें। इस पे पैडिंग चाहिए, मतलब ये थोड़ा दूर होना चाहिए, तो वो CSS से तुम कर सकते हो पूरा। तो ये वैसे बॉक्स क्रिएट करेगा। अभी एरर अगर नहीं है इनकेस, ये से भी पूरा हाँ CSS3 वो सब बॉक्स शेडो सब CSS3 का है। कंपनी लेवल पे तो अलग कोई करता है ना सर। UI वाले करते हैं। बाकी इसके लिए तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है करने, बहुत सोच के करता हूँ मैं जल्दी करता नहीं ये सब UI का काम, मेरे को आता भी नहीं UI डिज़ाइनिंग, लेकिन खाली UI पे ही करता है। तो जो UI पे करता है ना उसका फिर वो प्रोग्रामिंग छूट जाता है मतलब थोड़ा वो हो जाता है, वीक हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भूल जाता है वो। और हम लोग कैसे कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे काम करते हैं। मेरे को अगर नींद में से उठा के बोलेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे, तो मैं मतलब इंटरव्यू क्रैक करने आ गया, इवन आर्किटेक्चर भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। लेकिन ये सब मेरे को बोलेगा तो बहुत सोचना पड़ता है मेरे को कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है। मैं सोच के इंपॉर्टेंट लिख रहा था वहाँ पे, क्योंकि मैं किया तो हूँ, लेकिन कैसा है कि हम लोग हमेशा फ्रीक्वेंटली वो काम नहीं करते। हाँ jQuery लिखता हूँ मैं बहुत, jQuery हम लोग को बहुत लगता है, तो jQuery लिखते हैं हम लोग, लेकिन डिज़ाइनिंग नहीं करते, क्योंकि डिज़ाइनिंग हम लोग को UI वाले बना के दे देते हैं। हाँ बस उसमें कुछ कम ज़्यादा करने का रहता है, कुछ शो हाइड ये वो तो हम लोग को करना पड़ता है फिलहाल। लेकिन जो प्रोजेक्ट में मैं हूँ मेरे को सब करना पड़ रहा है, अभी जिस पे शेयर पॉइंट पे हो तो उसमें सब करना पड़ता है।
वो तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी रहता है मेन। अभी प्रोजेक्ट में मैं अकेला हूँ तो मेरे को सब करना पड़ रहा है, और सब मेन सैलरी के हिसाब से भी प्रोजेक्ट असाइन करते हो लोग। तेरी सैलरी इतनी ज़्यादा है तो तू इतना ज़्यादा कंपनी से स्पेंड करके तो वैसे ही दो रिसोर्स का पैसा तेरे को दे रही है, जब कंपनी तो 2 लोग का काम भी कराएगी ना, 2 लोग की टीम या 4 लोग की टीम बनने वाली है तो 2 ही लोग की टीम बनाएंगे लोग, वैसा वैसे। तो जब 2 लोग की टीम बनेगी, यूआई वाला कोई नहीं है तो तेरे को करना पड़ेगा यूआई का। तू ये नहीं बोल सकता मैं नहीं करूँगा ये वो, तू वेब डेवलपर है तेरे को सब आना चाहिए। तू वेब डेवलपर तेरे को जावास्क्रिप्ट भी आना चाहिए, तेरे को जेक्वेरी भी आना चाहिए, ऑलमोस्ट सब चीज़ आना चाहिए, तू कोई चीज़ के लिए नहीं बोल सकता, ऐसा है। और उन लोग जब तू जॉब प्रोफाइल देखेगा, जीडी देखेगा कोई भी कंपनी का, तो उन लोग सब चीज़ लिखते हैं। डॉटनेट मतलब ऑलराउंडर, डॉटनेट रिसोर्स का मतलब क्या होता है पता है? ऑलराउंडर रिसोर्स। अभी डॉटनेट रिसोर्स की मांग मार्केट में इसके लिए इतनी ज़्यादा है तो डॉटनेट वाले को ला, कम पगार पे तो यूआई का भी काम करवा कर लेंगे। खाली सर क्या था? डॉटनेट रिसोर्स थे, बाद में यूआई का काम करने लगे। हम लोग ये कंपनी में खुद सालिम शेख करके बंदा था, ज्वाइन हुआ था तो वो था मतलब डॉटनेट वाला था, अभी यूआई पे। तो डॉटनेट अभी मेरे को बोलेंगे तो यूआई पे कर, तो मैं नहीं क्यों बोलूँगा, मैं तो करने लगूंगा। मेरे को इतना आता है तो और आगे भी आ ही जाएगा, धीरे धीरे सीख जाता है इंसान सब, समझे? तो डॉटनेट रिसोर्स का मतलब ही ऑलराउंडर होता है, इसके लिए डॉटनेट वाले को पैसा भी ज़्यादा मिलता है। अभी तो जावा स्पेसिफिक बोलेगा तो जावा वाला सिर्फ जावा ही पे काम कर रहा है, स्ट्रक्स वाला सिर्फ स्ट्रक्स पे कर रहा है, उन लोग जल्दी इधर उधर वो नहीं होते, मूव नहीं होते। लेकिन डॉटनेट वाले का है तो WCF भी आना चाहिए, WPF भी आना चाहिए, डेस्कटॉप भी आना चाहिए, वेब भी आना चाहिए, जेक्वेरी भी आना चाहिए, एजेक्स भी आना चाहिए, वेब API भी आना चाहिए, जेसन भी आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट, मतलब क्या क्या सीखेगा तो अभी। और सब खत्म होगा तो डेटाबेस भी आना चाहिए, स्टोर प्रोसीजर भी लिखने आना चाहिए, समझे? और स्टोर प्रोसीजर लिखने का काम जबकि डॉटनेट वालों का नहीं होता, वो तो डेटाबेस वालों का होता है। लेकिन 90% डॉटनेट वाले स्टोर प्रोसीजर अपने से लिखते हैं, खुद से लिखते हैं, स्टोर प्रोसीजर भी लिखवाते हैं उन लोग से, तो इसके लिए डॉटनेट वाले को पैसा भी ज़्यादा मिलता है। वैसे अब वो है कि मतलब एक डिसएडवांटेज है तो एक एडवांटेज भी है, और बोलना चाहिए कि एडवांटेज है तो पीछे एक डिसएडवांटेज भी है, ऐसा बोल देना चाहिए। एडवांटेज ये है कि सैलरी बहुत मिलती है, अच्छी खासी मिलेगी नहीं मार्केट में। यूआई है, डॉटनेट है, इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है। जावा है, इसमें सैलरी वगैरह कम है, लेकिन जावा में सुकून की ज़िंदगी है, समझे? डॉटनेट वाले की ज़िंदगी सुकून वाली नहीं रहती है, नया नया सीखते वक्त पड़ता है ना। जावा में कैसा है कि तुम लोग अभी तक जब से तुम लोग पढ़ रहे हो, जावा का कितना वर्जन देखे होंगे? JDK 1.5, 1.6, 1.7, 3। जब से डॉटनेट में आए, डॉटनेट का कितना वर्जन देखे होंगे? हर साल बदलता है। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, अभी और मार्केट में वाला में क्या आएगा? खुद ही सोचो ना, डॉटनेट फ्रेमवर्क का वर्जन कितने बार चेंज हुआ। और जावा में 1.5 से 1.6, 1.7 ये तीनों में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन हाँ सेम ही सेम लगेगा। लेकिन तुम डॉटनेट में देखोगे तो हज़ारों चीज़ सेम रहेगी, एक नहीं 1000 चीज़ सेम रहेगी। मतलब तो कोई 2010 वाला 12 में काम करेगा ना, या 12 वाला 10 में काम करेगा ना, तो उसको समझ में आएगा भाई यार उसमें कितना आसानी से हो जाता था, इसमें हो जाएगा। विजुअल स्टूडियो 2010 में MVC 3 है, MVC 3 में तुम काम करोगे, 4 में करोगे तो तुमको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। MVC 3 में तुम कहीं डायरेक्ट URL नहीं लिख सकते, हर जगह तुमको URL.action लिख के URL लिखना पड़ता है। क्यों? अगर तुम वो ऐसे URL लिखते हो तो MVC के राउटिंग डिटेक्ट नहीं कर पाती है वो। लास्ट टाइम राउटिंग का जो बताया था ना, राउटिंग डिटेक्ट ही नहीं कर पाती वो URL को, तो हार्ड कोड कर दिया URL हर जगह। MVC 3 में ऐसा था, MVC 4 में उसने क्या कर दिया कि तुम कहीं भी URL लिखो वो ऑटोमेटिक राउटिंग में ऐड हो जाता है, तो आसानी हो गई। तो इसके लिए बहुत सारा चेंज हो गया। ये मॉडल वैलिडेशन वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, जो क्लासेस जो इंटरनली क्लासेस ऐड हुई है MVC 4 में, MVC 3 में नहीं है ये सब। MVC 3 में ऐसा कोई अभी MVC 5 तुम लोगे तो ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाता है, बूटस्ट्रैप की क्लास आ जाती है एरर मैसेज के लिए, बूटस्ट्रैप की क्लास ऑटोमेटिक आती है। अभी कौन सी क्लास आ रही है MVC 4 में? सादी क्लास आ रही है, मेरे को लिखना पड़ता है, वहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो एरर मैसेज की क्लास है ना वो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जा रही है। मेरी बात समझी मैं क्या बोला? अभी मैं बूटस्ट्रैप की क्लास ढूंढूंगा, फिर डालूंगा, फिर बूटस्ट्रैप की फॉर्मेटिंग आएगी ना। MVC 5 में तुम करोगे तो ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप की फॉर्मेटिंग ही आती है। अभी मेरे को कितना रो कॉलम बना के बूटस्ट्रैप के लिए मतलब मेहनत करनी पड़ी, MVC 5 में वो मेहनत भी नहीं है। तो चेंज इतनी जल्दी होता है कि समझ में नहीं आता है कि करेगा क्या आखिर। अभी हम लोग इधर SharePoint 2010 यूज़ कर रहे, 2010 यूज़ कर रहे, अभी SharePoint 15 आ गया। अब अगर मैं 10 से 15 पे आऊँगा तो मेरे को क्या खास समझेगा? मैं तो फिर से नया हो जाऊँगा उसके लिए। तो फिर डॉक्टर वाले की ज़िंदगी हराम रहती है ना, वैसे भी घड़ी घड़ी सीखना पड़ता है, घड़ी घड़ी सीखना पड़ता है। अभी तू मेरे को देखा होगा कितने साल से मैं मतलब जो भी पढ़ा रहा हूँ, हर साल एक नई लैंग्वेज रहती है मेरे हाथ में, हर साल
तो तुम लोगों को पढ़ाता था वीबी पढ़ाता था, पहले जावा फिर वीबी फिर ओरेकल लिया मैं हाथ में, कितना टाइम तक ओरेकल पढ़ाया, फिर उसके बाद फिर जावा लिया, फिर डॉटनेट लिया, फिर डॉटनेट में अभी वेब फॉर्म लिया, वेब फॉर्म लेके वेब फॉर्म भी छोड़ के एमवीसी पढ़ा रहा हूँ। तो हर साल तुमको कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। इवन डॉटनेट वाले की लाइफ में ऐसा है ही, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर सोचो मत कि तुम मतलब जॉब तो मिल जाएगी तुमको, जॉब तो कहीं ना कहीं पुराना प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं चलते हुए मिल जाएगा, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट में पेमेंट भी पुरानी वाली ही रहती है, नई पेमेंट नहीं मिलती फिर। और हर बंदा तुम जॉब पे लगोगे ना, जैसे अभी 10,000 8,000 से शुरू किए तो 2 महीना तुमको बहुत अच्छा लगेगा कि 8,000 सैलरी है, तीसरे महीने से वो 8,000 तुमको कम लगने लगेगा। ऐसे मेंटालिटी मेरी ही नहीं, हज़ारों लोग की मेंटालिटी, मैं ऐसा नहीं मैं खाली अपना बता रहा हूँ, मैं तो बहुत स्विच करता हूँ, मेरी तो बात ही छोड़। तो दो महीने के बाद तुमको लगेगा कि नहीं ये सैलरी कम है, 2 महीने के बाद तुम सोचोगे यार साला वो भी वही मेरे से कम काम करता है, उसको साला 12 मिलती है, तुम सोचोगे मेरी भी 12 होना चाहिए, समझे। तुम तो सोचोगे वो यूआई पे काम करता है मैं भी कर लूँगा, तुम या तो तुम दूसरा सीखोगे या तो कुछ स्विच मारोगे या कुछ ना कुछ करोगे, तुम्हारी 12 हो जाएगी ना, 2 महीने के बाद फिर 12 कम लगने लगेगी। मैं शामिल में 14,000 पे काम करता था, तो 2-3 महीना 14,000 बहुत लगा मेरे को, उसके बाद कम लगा। फिर आया पोर्टेबिलिटी में जब था, तो जब छोड़ा तो 38 के ऊपर थी पेमेंट मेरी, तो शुरू में 38 बहुत लगा, 38 है अबे भाई 38 बहुत होता है ऐसा सोचा था। फिर 38 क्या होता है, अर्पिता की तो 50 है, समझे। तो 45 वाला बजट बनाया, 1 लाख में आया 45 की, 45 वाला नहीं आया, ये भी कम है। अभी सीटीएस में आया, अब 50 क्रॉस किया तो अब लगता है नहीं 70 होना चाहिए। तो हर 2 महीने में तुमको ऐसा फील होता है, हाँ थोड़ी ज़्यादा पेमेंट रहती है तो 2 महीने में नहीं 4 महीने में होएगा, लेकिन फील बहुत जल्दी होता है ऐसा। और अगर तुमको सुकून की लाइफ जीना है कि हाँ मतलब बस हो गया, तो एक टेक्नोलॉजी सीख लो, 40-50 हज़ार रुपया पेमेंट हो गई, जैसा अभी मेरी हो गई, तुम एक टेक्नोलॉजी सीख लिया, एमवीसी में ज़िंदगी में वही मैं काम करूँगा, मैं एमवीसी 4 तो 4, दूसरा सीखना ही नहीं मेरे को। वैसा करेगा तो फिर तेरी मतलब पेमेंट बहुत कम पड़ेगी, लेकिन तेरी लाइफ सुकून वाली रहेगी। अब मेरा सोचना ये अभी सुकून करे क्या करेंगे, बुढ़ापे में सुकून करेंगे। सब डालता हूँ मैं, ये भी आता है वो भी आता है, एंगुलर कोई भी नई लैंग्वेज आए मैं तो उठा के डाल देता हूँ, आता है, काम तो बाद में समझेंगे। टीसीएस में चले जाओ ना, गवर्नमेंट जॉब देखने की क्या जरूरत है।